वेलकम टू ओनली आईएएस। आज है 18 अगस्त 2020। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स एमसीक्यूज और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन जो कि सूरज कुंड के बारे में है। दो स्टेटमेंट आपके सामने हैं। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि सूरज कुंड एक नेचुरल रिजर्वायर है जो कि अरावली हिल्स के बैकड्रॉप में बना हुआ है। जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये बोलता है कि ये एक इम्पॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी एरिया है जो कि नदन अरावली लेपर्ड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर से स्ट्रेच करता हुआ सरिस्का टाइगर रिजर्व से लेते हुए दिल्ली तक फैला हुआ है। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अगर आपने अपना जवाब सोच लिया हो तो हम बात करेंगे। यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है बिकॉज सूरज कुंड एक आर्टिफिशियल रिजर्वायर है ना कि नेचुरल रिजर्वायर। लेकिन जो दूसरा स्टेटमेंट है वो पूरी तरीके से सही है। इस लिहाज से जो सही जवाब होगा दैट विल बी बी, ओनली 2 इज द करेक्ट। गलत इसीलिए है पहला वाला क्योंकि एक आर्टिफिशियल कुंड है। इसे 10th सेंचुरी के आसपास सदर्न दिल्ली रिज का जो एरिया है वहाँ पर एक राजा थे सूरजपाल जो कि तोमर डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, उन्होंने बनवाया था। यहाँ पर देखिए बाकी ये जो स्टेटमेंट है वो तो हमने पहले ही देख लिया था। सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला लगता है यहाँ पर, इसके लिए काफ़ी फेमस है। 1987 से ही यहाँ पर जो इंडिया का हैंडीक्राफ्ट है, हैंडलूम है, जो कल्चरल हेरिटेज है उसे इस मेले में पोर्ट्रे किया जाता है या फिर डिस्प्ले किया जाता है। लोग वहाँ जाना पसंद करते हैं जब भी मेला लगता है। तो जो अगला प्रश्न है वो एरो 2 के बारे में है। आपको ये बता दिया गया है कि ये क्या है। आपको बताया गया है कि ये एक एडवांस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इसे ज्वाइंटली डेवलप किया गया है। किसके किसके द्वारा ये बताइए। ऑप्शंस हैं इंडिया और यूएस और इजराइल, इंडिया और रशिया, यूएस और जापान। बताइए किसने ज्वाइंटली इसे डेवलप किया है एरो 2 को। तो अगर आपने अपना जवाब सोच लिया हो तो चलिए बात करते हैं। अगर आपने अपना जवाब सोच लिया है तो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं अपनी इंफॉर्मेशन के साथ जो हमारे पास पहले से है। डेफिनेटली ये एक एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई मिसाइल हमला कर रही है तो ये सिस्टम उस मिसाइल को रोक देगा और बचा लेगा जहां पर भी जिस लोकेशन पर यह हमला हो रहा होगा उस पर। इंडिया को ऐसे मिसाइल सिस्टम की आवश्यकता है ये तो सच है, लेकिन आपको पता होगा कि इंडिया अभी हाल फिलहाल में S-400 जो है उसे परचेज कर रहा है रशिया से, जिसको लेकर अमेरिका थोड़ा नाराज भी है। तो अगर हम S-400 मिसाइल सिस्टम खरीद रहे हैं तो इससे ये तय हो जाता है कि हमारे पास अपना कोई एडवांस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है। अगर होता तो हम रशिया से ये S-400 क्यों खरीदते। अगर ये चीज़ आपके दिमाग में स्पेसिफाई हो गई, क्लैरिफाई हो गई, तो आप ये दो ऑप्शंस तो एलिमिनेट कर सकते हैं, इंडिया यूएस और इंडिया रशिया, क्योंकि इसमें बोला गया है कि ये डेवलप्ड यानी कि डेवलप हो चुका है और हमारे पास ऐसा कोई डिफेंस मिसाइल सिस्टम नहीं है, इसीलिए तो हम S-400 खरीद रहे हैं। देखिए ऐसे ही प्रीवियस इंफॉर्मेशन से क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस हैं वो एलिमिनेट होते हैं। अब ऑप्शन में केस 50-50 का आ गया, यूएस इजराइल, यूएस और जापान। अब आपको इन दोनों में से एक चुनना है। अब यहां पर यह तो तय हो गया कि यूएस दोनों में है, मतलब यूएसए तो होगा। अब यह सोचना है इजराइल है या जापान है। अब थोड़ा सा दिमाग अब और लगा सकते हैं। ये एक डिफेंस सिस्टम है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, मतलब अगर मिसाइल से हमला हो रहा है तो ये बचा लेगा। आप थोड़ा सा दिमाग लगा के बताइए कि किसको मिसाइल से जो हमले होने वाले हैं या हो रहे हैं उनसे बचने की ज्यादा आवश्यकता है, इजराइल को या जापान को। किसके ऊपर ज्यादा खतरा है? आपके दिमाग में जवाब आ गया होगा, ऑब्वियसली इजराइल को, क्योंकि आसपास की जो अरब कंट्रीज हैं वो खाने को दौड़ती रहती हैं इजराइल को। जापान को तो इतनी टेंशन नहीं है, इतना खतरा नहीं है। चाइना तो ऐसे मिसाइल्स दागने के जो धमकियां हैं वो नहीं देता रहता है, लेकिन इजराइल को ज्यादा खतरा रहता है। तो यहां पर आप यूएस और इजराइल, ये जो ऑप्शन है इसे बहुत आसानी से थोड़ा सा जो बैकड्रॉप में आपके पास इंफॉर्मेशन है उसका इस्तेमाल करके चूज कर सकते हैं। एलिमिनेशन ऐसे ही लगता है। एलिमिनेशन हमेशा जो ऑप्शन होता है 1 2 3 उसी में नहीं लगता। कई बार एलिमिनेशन लग जाता है आपके पास जो इंफॉर्मेशन होती है उसकी वजह से। अब देखिए S-400 का इस क्वेश्चन में कहीं कोई लेना देना नहीं है, लेकिन S-400 की जो इंफॉर्मेशन आपके पास है वो इंफॉर्मेशन आपके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद कर रही है। ऐसा ही आपके प्रीलिम्स के एग्जाम में भी होता है। वहां पर आपको 40% क्वेश्चन तो 100% आ सकते हैं अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो। बाकी के 20% जो बढ़ेंगे, जो आपको 60% 65% पे लेकर जाएगा और सेफ जोन में डालेगा, वो क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व होते हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया, बाकी जो मैंने बताना था वो बता ही दिया है।
ये यूएस और इजराइल मिलकर डेवलप कर रहे हैं। बी आपका सही जवाब है, एरो टू मिसाइल सिस्टम। जो अगला प्रश्न है वो कॉमनवेल्थ नेशंस के बारे में है। पहला स्टेटमेंट ये है कि ये 54 मेंबर स्टेट्स का एक पॉलिटिकल एसोसिएशन है जो कि इंटर गवर्नमेंटल कंसेंसस पे वर्क करता है। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि जो मेंबर स्टेट्स हैं कॉमनवेल्थ के वो लीगली लायबल नहीं है और ना ही एक दूसरे से लीगली बाउंडेड है। बताइए कौन सा स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। अगर आपने अपना जवाब सोच लिया हो तो बात करेंगे। देखिए कॉमनवेल्थ के बारे में आप सभी ने काफी कुछ पढ़ा होगा, सुना होगा। अगर आपने थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन कॉमनवेल्थ के बारे में अवेल की हो तो कॉमनवेल्थ को लेकर इंडिया ने काफी क्रिटिसिज्म फेस किया है शुरू से ही, क्योंकि ब्रिटेन इस ऑर्गेनाइजेशन को लीड करता है। हमने ब्रिटेन से आज़ादी पाली फिर भी इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लिया। तो कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि इंडिया अपनी ऑटोनॉमी पूरी तरीके से अवेल नहीं कर पा रहा है क्योंकि हम तो फिर भी एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं जिसको ब्रिटेन लीड करता है। ये बात सच है। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके पास है तो ये इन्फॉर्मेशन आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेगी। चूंकि इंडिया ने हमेशा जो काउंटर आर्गुमेंट दिया इसके लिए वो ये दिया कि ये ऑर्गेनाइजेशन बड़ा इंडिपेंडेंट सा है, हम इसके मेंबर हैं क्योंकि हम मेंबर रहना चाहते हैं, हम नहीं चाहेंगे तो नहीं रहेंगे। इसका मतलब ये साफ है कि ये जो बॉडी है वो कंसेंसस पे वर्क करती है, क्योंकि अगर कंसेंसस पे वर्क ना कर रही होती तो जो आरोप इंडिया के ऊपर कॉमनवेल्थ को लेकर लगते हैं वो सही साबित हो जाते। ये जो इन्फॉर्मेशन है वो इस स्टेटमेंट को करेक्ट करता है। दूसरा, ये कहता है कि ये लीगली लायबल नहीं है। अगर हम लीगली लायबल होते या किसी देश के साथ लीगली बाउंड होते तो ये भी संभावना थी कि हम ब्रिटेन के साथ लीगली बाउंड होते। अगर ब्रिटेन के साथ हम लीगली बाउंड होते तो हमारी आज़ादी पूरी तरीके से कैसे इंश्योर होती। तो मतलब ये स्टेटमेंट भी हमारी उस इन्फॉर्मेशन से सही हो जाएगी। तो दो के दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। अगर आपके पास किसी टॉपिक को लेकर कोई इन्फॉर्मेशन होती है जो थोड़ी कॉन्सेप्चुअल भी हो सकती है, वो भी आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मदद करती है। दो के दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। कोविड-19 डैशबोर्ड अभी कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट ने लॉन्च किया है, जिसपे जो बाकी देश हैं वो आपस में कोऑपरेट कर पाएंगे। कॉमनवेल्थ के जो कंट्रीज हैं कोविड-19 को हैंडल करने को लेकर पॉलिटिकल एसोसिएशन है 54 मेंबर स्टेट्स का। क्वीन एलिजाबेथ सेकंड जो है वो हेड है इस कॉमनवेल्थ की, पोजीशन सिंबॉलिक है। जो मेन फंक्शन है वो कॉमनवेल्थ का सेक्रेटेरिएट परफॉर्म करता है। इसमें जो देश हैं वो सभी फ्री और इक्वल हैं, ऐसा ये कॉमनवेल्थ प्रोक्लेम करता है। मेंबर स्टेट्स लीगली लायबल या बाउंड नहीं है एक दूसरे को लेकर। इनफैक्ट वो लैंग्वेज, कल्चर, हिस्ट्री, लाइकनेस इस सब को शेयर करते हैं, डेमोक्रेसी को। ये मोर एंड लेस वही देश हैं जिन पर कभी ब्रिटेन का कब्जा हुआ करता था, जो उनकी कॉलोनी हुआ करते थे। तो काफ़ी कुछ सिमिलर मिलता है पॉलिटिकल सिस्टम में भी और बाकी चीज़ों में भी। अगला प्रश्न ये है कि टाइबर, रोन और एब्रो ये रिवर्स हैं, ये कहाँ पर जाके ड्रेन करती हैं, मतलब कहाँ पर ये जाकर मिलती हैं। मेडिटेरेनियन सी, ब्लैक सी, एड्रियाटिक सी और बाल्टिक सी आपके ऑप्शंस हैं। बताइए क्या सही जवाब है। अगर आपने सही जवाब सोच लिया हो तो इसका सही जवाब ए है, ये सभी नदियाँ मेडिटेरेनियन सी में जाके गिरती हैं। देखिए मेडिटेरेनियन सी यानी कि भूमध्य सागर, ये बहुत ही फेवरेट टॉपिक रहा है यूपीएससी का हाल फिलहाल के सालों में। उन्होंने हमेशा से यहाँ से प्रश्न पूछे हैं, लेकिन उनका जो क्वेश्चन पूछने का तरीका रहा है अभी तक वो ये था कि वो आसपास कौन से देश हैं ये पूछ रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर वो इसी टॉपिक को, मतलब भूमध्य सागर को ही पकड़ के रखें, मेडिटेरेनियन सी को पकड़ के रखें और क्वेश्चन के नेचर में थोड़ा सा बदलाव करना चाहें तो संभावना यह है कि वो इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि कौन सी नदी कहाँ पर ड्रेन कर रही है। तो इसीलिए थोड़ा सा मतलब टॉपिक हमने वही पकड़ा, लेकिन क्वेश्चन के नेचर को चेंज किया। वो आसपास के देश पूछते हैं और हमने ये पूछ लिया कि कौन सी रिवर ड्रेन करती है। न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि फ्रांस ने टेम्परली अभी मिलिट्री प्रेजेंस को थोड़ा बढ़ा दिया है मेडिटेरेनियन सी के ईस्टर्न पार्ट में, जहाँ पर टेंशन है उनकी ग्रीस और टर्की के साथ गैस रिजर्व्स को लेकर। ये देखिए मेडिटेरेनियन सी जो है वो काफ़ी बड़ा सा एक वाटर बॉडी है, जिसके नॉर्थ में आपको यूरोप मिलेगा, साउथ में अफ्रीका और ईस्ट में एशिया। कई सारी नदियाँ हैं जो इसमें ड्रेन करती हैं, उनके नाम है रोन, पो, ड्रिनबोजाना, नाइल, निरेत्वा, एब्रो, टाइबर, एडिगा, सेलहन और सेहान। तो नाम एक बार पढ़ लीजिए, क्या पता ऐसे क्वेश्चन आ जाए। कौन कौन सी वाटर बॉडीज इससे कैसे मिलती हैं। अटलांटिक ओशियन से ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के जरिए जुड़ता है। मैरमैरेंड और जो ब्लैक सी है, सी ऑफ मैरमैरेंड और ब्लैक सी से ये स्ट्रेट ऑफ डेर्डेनल्स और बॉस्पोरस के जरिए कंसिक्वेंटली जुड़ता है। जो आर्टिफिशियल स्वेज कनाल है वो मेडिटेरेनियन सी को, भूमध्य सागर को रेड सी से जोड़ती है। कुछ कंट्रीज जो इसके चारों ओर हैं, इस टॉपिक पर यूपीएससी ने लगातार प्रश्न पूछा है। क्लॉकवाइज ऑर्डर में यहाँ पे दिया गया है। स्पेन, फ्रांस, मोनाको, इटली, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, हर्जोगोविना, मोंटेनीग्रो, अल्बानिया, ग्रीस, टर्की, सीरिया, लेबनान, इजराइल, इजिप्ट, लीबिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, मोरक्को, माल्टा और साइप्रस। ये देश हैं जो इसके चारों ओर हैं। यहाँ पर लोकेशन आप मैप में भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट इस प्लेटफॉर्म के बारे में है, जिसे प्राइम मिनिस्टर ने हाल फिलहाल में लॉन्च किया। इसमें फेसलेस असेसमेंट और फेसलेस अपील टैक्स पेयर्स के लिए की गई है। इसके बारे में दो स्टेटमेंट आपके सामने हैं।
फेसलेस असेसमेंट का मतलब यह है कि टैक्स पेयर्स को इनकम टैक्स ऑफिस को विजिट नहीं करना पड़ेगा या ऑफिसर के पास नहीं जाना पड़ेगा। फेसलेस अपील का मतलब यह है कि यहां पर अपील रैंडम बेसिस पे अलॉट की जाएगी किसी भी ऑफिसर को पूरे देश में। तो मतलब आपको बताया गया है और आपसे पूछा गया है कि जो मतलब आपको बताया गया है क्या ये सही है। अगर आपने जवाब सोच लिया हो तो मैं आपको बता देता हूं कि दो के दोनों ही स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट हैं। देखिए काफी दिक्कत होती है जब भी टैक्स अथॉरिटीज के साथ कोई इंडिविजुअल डील करता है। तो अब यहां पर अगर आप ऑफिस में जाते हैं तो करप्शन की संभावना ज्यादा होती है। वहां पर ऑफिसर आपसे पैसे मांग सकता है या आपको हैरेस कर सकता है। अगर आपका काम ऑनलाइन हो जाए, आपका कॉन्टैक्ट ही ऑफिसर से ना हो, तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग पता कर लेते हैं कि उनका केस कौन सा ऑफिसर हैंडल करने वाला है, फिर वहां पे लेन देन शुरू हो जाता है, एक प्रकार की ब्राइबरी शुरू हो जाती है, करप्शन स्टार्ट हो जाता है। इसे एलिमिनेट करने के लिए कभी किसी को पता ही नहीं होगा कि किसका केस कौन लेने वाला है। एरिया भी हटा दिया गया। अंदाजा लगा लेते थे ना कि इस एरिया में ये ऑफिसर है तो यही यहां आएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कहीं से भी कोई भी आ सकता है आपका केस हैंडल करने के लिए। तो ये पूरा प्रावधान यहां पर कर दिया गया है। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग के बारे में है। कई बार ये न्यूज में देखा जाता है। दो स्टेटमेंट आपके सामने है। पहला ये है कि ये सभी प्रकार की कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है, इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि यहां पर जो रिस्पॉन्सिबल बिजनेस प्रैक्टिसेस अडॉप्ट की गई हैं उनका डिस्क्लोजर करना होता है। सभी जो अनलिस्टेड कंपनीज हैं अपने स्टेक होल्डर्स के लिए ये डिस्क्लोज करते हैं। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो बताइए। अगर आपने अपना जवाब सोच लिया हो तो मैं बता देता हूं, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो काम बन सकता है। देखिए, अब बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सभी बिजनेस के पास होनी चाहिए। तो यहां पे वैसे मैंने आपसे कहा था कि कहीं भी एब्सोल्यूट स्टेटमेंट है लाइक ऑल, तो आप कॉन्शियस हो जाइए। तो यहां पर ये ऑल एब्सोल्यूट स्टेटमेंट वाला हमेशा गलत थोड़ी होता है, वो सही भी तो होता है ना। तो आपको ध्यान देना पड़ता है। ये ऑल भले ही है बट ये सही है क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सभी की होनी चाहिए ना। तो यहां पर सभी प्रकार की कंपनीज आ जाएंगी। यहां पर एक मुद्दा गड़बड़ है थोड़ा, अनलिस्टेड कंपनी का। देखिए, वैसे तो स्टेक होल्डर्स और शेयर होल्डर में अंतर होता है। स्टेक होल्डर किसी भी कंपनी में हो सकते हैं, लेकिन यहां पर स्टेक होल्डर का जो सेंस है वो बड़ा वाइड है। अगर आप स्टेटमेंट समझने की कोशिश करेंगे तो अनलिस्टेड कंपनी में स्टेक होल्डर्स की संख्या डेफिनेटली कम होगी। लिस्टेड कंपनी में जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो भी स्टेक होल्डर्स होते हैं। स्टेक होल्डर वो होता है जिसका हित इन्वॉल्व हो, शेयर होल्डर तो वो होता है जिसने ओनरशिप ली हो, शेयर खरीदा हो। तो अनलिस्टेड कंपनी के स्टेक होल्डर्स को लेकर इतना कंसर्न क्यों होगा कोई एक इनिशिएटिव? दैट्स वाई ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहां पर लिस्टेड कंपनीज की बात है ना कि अनलिस्टेड कंपनीज की। तो जो दूसरा स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। अनलिस्टेड कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं होती हैं। यहां पर कुछ रिकमेंडेशन दी गई हैं, जैसे कि जो रिपोर्टिंग है नॉन फाइनेंशियल पैरामीटर्स पे उनको भी ध्यान में रखा जाए। हमें बिजनेस जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी उसकी मदद से हम बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स तैयार कर लेंगे। 1000 लिस्टेड कंपनीज को इसमें रिपोर्टिंग उनकी मैंडेटरी की गई है और बाद में धीमे धीमे हम जो अनलिस्टेड कंपनीज हैं उनको भी इसमें कवर करेंगे। जो अगला प्रश्न है वो नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में है। दो स्टेटमेंट हैं। पहला स्टेटमेंट यह है कि एक प्रकार का सेंट्रल सेक्टर स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का। दूसरा यह है कि 30% जो अवार्ड्स हैं वो फीमेल कैंडिडेट्स को दिए जाते हैं, स्टेट वाइज कोटा नहीं है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है बताइए। अगर आपने जवाब सोच लिया हो तो देखिए, मैंने कहा था मिनिस्ट्री कहीं पर आए तो कॉन्शियस हो जाइए और देखिए क्या कोई और हो सकती है क्या मिनिस्ट्री। नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम, ओवरसीज है मतलब कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री हो सकती है। स्कॉलरशिप की बात हो रही है मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी हो सकती है। इस लिहाज से ये स्टेटमेंट सही लग रहा है, लेकिन ये एक धोखा है, ये गलत है। देखिए, बड़ा ट्रिक करके क्वेश्चन बनाया जाता है, आपको लगेगा कि सही है बट गलत है। वैसे देखिए, कायदे से तो होना चाहिए मिनिस्ट्रीज को, बट एक्चुअली में एक प्रकार की वेलफेयर स्कीम है। जो सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेटा में दबे हुए लोग हैं उनको ऊपर उठाने का ये एक इनिशिएटिव है। इसीलिए यहां पर जो मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो ऐसे जो अलग तरीके के क्वेश्चन आए, जैसे यहां पर आ गया ना मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट, रीजन हमेशा ध्यान में रखिए। कारण ये है क्योंकि ये एम्पावरमेंट के लिए है, जो थोड़ी डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटी है उनके लिए। दैट्स वाई ये मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है। न्यूज में इसलिए है क्योंकि इस स्कीम को अभी कुछ बदलाव किए गए हैं इसमें। तो दूसरा स्टेटमेंट तो करेक्ट है, पहला वाला इनकरेक्ट था। 100 फ्रेश अवार्ड्स इसमें दिए जाते हैं। 30% जो है वुमेन कैंडिडेट के लिए होते हैं, स्टेट वाइज कोटा नहीं होता। अभी जो लिमिट है वो इंक्रीज की गई है। पहले जो लिमिट थी फाइनेंशियल वो 6 लाख की थी। 6 लाख से ऊपर इनकम है तो आप इसे अवेल नहीं कर सकते। अभी से बढ़ा के 8 लाख कर दिया गया। स्टूडेंट को जिन्होंने हायर रैंकिंग इंस्टीट्यूशंस में इंटरनेशनल लेवल पर एडमिशन पाया होगा उन्हें प्रायोरिटी दी जाएगी, स्कॉलरशिप दे दी जाएगी। क्वालिफाइंग मार्क 55% से बढ़ा के 60% कर दिए गए। जो मेंटेनेंस अलाउंस दिया जाएगा वो स्टूडेंट की प्रोग्रेस पे दिया जाएगा। ग्रेजुएशन के कोर्सेज में आप नहीं जा सकते, जो उससे ऊपर के कोर्सेज हैं उसी के लिए आप यहाँ पे ले सकते हैं। पुलिस वेरिफिकेशन हटा दिया गया है, आप सेल्फ डिक्लेरेशन कर सकते हैं। जो अगला प्रश्न है वो थिलाफुसी के बारे में है। एक आर्टिफिशियल आइलैंड है, कहां पर है पूछा गया है। एजियन सी, अरेबियन सी, कैरेबियन सी या फिर साउथ चाइना सी। सही जवाब इसका जो है वो अरेबियन सी है, बी करेक्ट आंसर है। इंडिया ने अभी अनाउंस किया है कि वो कनेक्टिविटी मेजर्स लेगा मालदीव्स में
इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो कोविड-19 पैंडेमिक का पड़ा है उससे ओवरकम करने के लिए इसमें इंडिया 6.7 किलोमीटर एक लंबा ब्रिज बनाने वाला है जो कि माले को गुली फैलहू पोर्ट और थिलाफुसी जो इंडस्ट्रियल जोन है उससे जोड़ेगा। 400 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया गया है, मतलब वो इतना लोन कभी भी हमसे ले सकते हैं। 100 मिलियन का ग्रांट दिया गया है जो उन्हें वापस नहीं करना पड़ेगा। डॉलर में सारा अमाउंट है। जो अगला प्रश्न है वो ग्लेशियर्स के ऊपर है। पहला स्टेटमेंट ये है कि ग्लेशियर्स परसिस्टेंट बॉडी होती हैं जो कि डेंस आइस से बनी होती हैं। ये लगातार अपने वेट की वजह से मूव करती रहती हैं। दूसरा ये है कि ग्लेशियर जो होता है वो स्नो के एक्यूमुलेशन की वजह से बनता है तब जब उसका जो एब्लेशन है उससे स्नो का एक्यूमुलेशन ज्यादा हो जाए। एब्लेशन का मतलब होता है कि बर्फ बनती है और गलती रहती है, लेकिन जब गलने का रेशियो कम हो और बनने का ज्यादा हो तो ग्लेशियर बनते हैं। तीसरा यह है कि 99% जो ग्लेशियर होता है वो माउंटेन रेंजेस में हमें मिलेगा, अर्थ के सभी कॉन्टिनेंट पे। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट यहां पे करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। सही जवाब इसका 1 और 2 ओनली है। तीसरा इनकरेक्ट इसलिए है बिकॉज 99% जो ग्लेशियर्स हैं वो आपको पोलर रीजन में मिलते हैं, ना कि माउंटेन्स पर। तो यहां पर यह गलती की गई है। थर्ड स्टेटमेंट इसीलिए गलत है। ग्लेशियर्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है कि ये लोकेशन के बेसिस पे दो पार्ट्स में क्लासिफाई हो सकते हैं, माउंटेन ग्लेशियर और कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर। कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर सभी डायरेक्शन में होते हैं, फैले होते हैं, जबकि माउंटेन वाले आपको हाइट पे मिलते हैं। ग्लेशियर लार्जेस्ट सोर्स है फ्रेश वाटर का और यहाँ पर कई सारे लैंडफॉर्म्स इसकी मदद से बनते हैं। जो अगला प्रश्न है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्लेशियर ऐसा है जो काराकोरम रेंज में नहीं है। रीमो ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर या फिर सोनापानी ग्लेशियर। सही जवाब बताइए। सही जवाब जो इसका है वो डी है, सोनापानी ग्लेशियर। ये आपको पीर पंजार रेंज में मिलेगा, ना कि काराकोरम में। काराकोरम रेंज में जो ग्लेशियर्स हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर दी गई है, आप इसे एक बार देख सकते हैं। कुछ कोर्सेस अवेलेबल हैं OnlyIS पे, आप इन्हें एक्सेस कर सकते हैं video.onlyis.in पे जाके। DPP, PSI सोशियोलॉजी ऑप्शनल, और आप CSU जो कोर्स है बहुत ही वाइड कोर्स है उसे भी अवेल कर सकते हैं। कल के मैपिंग के पार्ट में आप प्लेन्स तैयार रखिएगा, हम उनसे आपसे प्रश्न पूछेंगे और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस सेशन में यहीं पर रुकेंगे। थैंक यू वेरी मच।